तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5 जो कि रोटेशनल डायनामिक्स का सर्कुलर मोशन के ऊपर बेस। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से पेज नंबर 5 पर ये टॉपिक है, व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं √RG/μs, और मेरी नोट्स के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो ये है व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। और इसमें हम लोग आज सबसे पहले क्वेश्चन जो कवर करेंगे वो ये रहेगा कि व्हाट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी। इस क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। सो व्हाट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड। अब यहाँ पर देखिए, ये एक प्लेन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है। प्लेन है, हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल, ये होता है वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये कर्व्ड है, इसलिए हमने कर्व रोड दिखाया इसे। ठीक है, ये होता है एक प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड। अच्छा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर इधर कहीं सेंटर होगा इस रोड का, इस सर्कुलर ट्रैक है ना, तो इसका यहाँ पर कहीं सेंटर होगा। तो सेंटर की तरफ ये जो एज है, ये जो पट्टी है सर्कल की तरफ, इसको हम कहेंगे इनर एज। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनर एज। और ऑफ कोर्स इसको इसलिए हम क्या कहेंगे? आउटर एज। अगर हम इनर एज और आउटर एज को देखें तो ये एक प्लेन में है, एक ही लाइन में है। ये हो गया हमारा इनर एज और ये हो गया हमारा आउटर एज। देखिए एक प्लेन में है ये। ठीक है, तो प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड, ये क्या कहलाएगा? प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड। अब चलो एक और देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका इनर एज देखें, ये है इनर एज, सेंटर इधर का ही होगा, तो ये है हमारा इनर एज और ये है हमारा आउटर एज, जो कि इनर एज के मुकाबले थोड़ा सा राइज अप किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा रोड जो जिसका आउटर एज इनर एज के मुकाबले हल्का सा राइज अप किया हो, वो कहलाता है बैंक्ड रोड। तो आपको बैंक रोड समझ में आ गया होगा, है ना। अगर हम इसकी फ्री डायग्राम बनाएं तो देखिए, पहले हमारा ऐसा एक प्लेन में था, एक लाइन में था ऐसा, तो हमने इसको क्या कहा था? प्लेन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारी आउटर एज है और ये हमारी इनर एज है ना। और ये आउटर एज के मुकाबले इनर एज कुछ एंगल से ये राइज अप हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारा? ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? बैंकिंग ऑफ रोड। और ये जो रोड जिसके साथ हमने ये एक साइड उठा दिया है एक साइड के मुकाबले, ये कहलाता है हमारा बैंक्ड रोड। रोड क्या कहलाएगा? बैंक रोड। और प्रोसेस क्या कहलाएगी? बैंकिंग ऑफ रोड। और जितने एंगल से हम लोगों ने इस आउटर एज को राइज अप किया है वो कहलाएगा एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ बैंकिंग। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? थीटा से। सो व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग? बेसिकली एंगल है। ओके, चलो लिख लेते हैं अब हम लोग कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। The outer edge of the curve road, the outer edge of curve road is slightly raised. outer edge जो है वो slightly raise किया गया है as compared to inner edge or the inner edge। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड। और जो रोड हमारा कर्व हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैंक कर्व रोड। तो बैंक कर्व रोड क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, ये होता है बैंक कर्व रोड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे, और वो है व्हाई आर कर्व रोड बैंक्ड। व्हाई आर कर्व रोड बैंक्ड। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हम लोग बैंक रोड क्यों बनाते हैं और इसका फ़ायदा क्या है। अच्छा, तो देखिए इधर, तो ये है हमारा एक प्लेन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। ये हमारा एक प्लेन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड।
अब हमको मालूम है ये बात कि जब हमारी गाड़ी प्लेन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर सर्कुलर टर्न लेती है, ये यहाँ से ऐसी गई और ऐसी टर्न ली अगर, तो यहाँ पर इसे सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है ना। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है, बोलो जल्दी से, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। हम लोगों ने मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 3 में इसे देखा था, है ना। ये काम कौन करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, लेकिन ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये ट्रस्टवर्थी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। अब ये ट्रस्टवर्थी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि इसके ऊपर भरोसा करके हम लोग गाड़ी को यहाँ से टर्न नहीं ले सकते। क्यों ये ट्रस्टवर्थी नहीं है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी ये जो रोड है ये एक सूखा रोड है, लेट से ये एक कैसा है, सूखा रोड है, वेट नहीं है, अभी ये सूखा रोड है। तब उस हाल में इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू लेट से, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेट से 30 थी। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी, 30 थी। और आपने यहाँ से 25 की स्पीड में गाड़ी को टर्न लेके गए, तो आपकी गाड़ी आरामी से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा और आपकी गाड़ी यहाँ से टर्न हो जाएगी। आपने 30 की स्पीड रखे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितने का है, 30 का। स्टैटिक फ्रिक्शन कितने का है, 30 का। और आपकी गाड़ी की वेलोसिटी भी कितनी है, 30 की, राइट। तब भी यहाँ से गाड़ी जो है हमारी आरामी से सेफली टर्न कर लेगी। ओके, अब क्या हुआ, इसके ऊपर आ गया पानी, इस रोड के ऊपर क्या आ गया, पानी। अब पानी आने की वजह से रोड हो गया हमारा गीला, उसकी वजह से फ्रिक्शन पर असर होगा और फ्रिक्शन हो जाएगी हमारी 30 से घटकर 20 की फ्रिक्शन रहेगी हमारी, है ना। पानी से स्लिपरी हो जाएगा ना रोड, है ना। फिर आपने क्या किया, आपने सोचा कि लास्ट टाइम हमने यहाँ से 30 की स्पीड से गाड़ी को टर्न किया था, अभी फिर से हम लोग 30 की वेलोसिटी से गाड़ी को लेके आते हैं, देखते गाड़ी टर्न होती है क्या। और जैसे ही लेके गए हमारे रोड हो गया, हमारी गाड़ी होगी स्लिप। ये कुछ इस तरह का फिनोमेना होगा, देखिए ये कुछ इस तरह का फिनोमेना होगा। ये आपका सड़क है, सर्कुलर ट्रैक है जिसके ऊपर हमारी ये गाड़ी चल रही है। और ये अब रोड गीला हो गया है हमारा, ठीक है। फिर अब हमारी गाड़ी चली और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला, जिसकी वजह से वो क्या होगी, स्किड होगी, बाहर की तरफ क्या होगी, स्किड होगी। तो फ्रिक्शन, इसलिए मैंने आपको कहा है कि फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, है ना। क्योंकि इसकी वैल्यू, अगर इसके ऊपर पानी गिर जाए तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, है ना। अगर ऑयल गिर जाए तो फिर तो और भी ज़्यादा डिक्रीज़ होगी, फिर तो ऊपर वाला ही मेहरबान है। इसलिए हम लोग करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड हमको क्या प्रोवाइड करता है, बैंकिंग ऑफ रोड हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। पहला पॉइंट क्या है, ये बैंकिंग ऑफ रोड हमें क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, दैट इज mv²/r प्रोवाइड करता है। अब बैंकिंग ऑफ रोड सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह प्रोवाइड करता है, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। अब देखिए, ये हमारी गाड़ी है, ठीक है। इसका अगर mg की बात करें तो ये हो गया इसका mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ठीक है। अगर इसके नॉर्मल की बात करें तो ये हो गया इसका नॉर्मल, राइट। ये हो गया इसका नॉर्मल। आपको पता है 90 के एंगल में होता है नॉर्मल सरफेस के साथ, ये हो गया 90 के एंगल में नॉर्मल, ओके। अब अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल कि हम यहाँ पर 2 कंपोनेंट बना सकते। देखिए कौन कौन से 2 कंपोनेंट हो गए, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो अब हम नाम नोमेनक्लेचर कर देते, ये है हमारा क्या, नॉर्मल, और ये है हमारा थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बोलो जल्दी से, n cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा n sin थीटा, ठीक है। जब हमारी गाड़ी ऐसी प्लेन थी तो उसका ये था नॉर्मल और ये था mg, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए n sin थीटा उस वक्त नहीं था, और अब ये n sin थीटा, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा, ये क्या का काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, दैट इज mv²r का काम कौन कर रहा है, n sin थीटा। और अगर रोड में फ्रिक्शन है तो n sin थीटा प्लस fr, ये दोनों के दोनों क्या काम कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। n sin थीटा प्लस fs, ये दोनों क्या काम कर रहे हैं हमारे, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं। और दिस इज
इनफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स है कि हमारी गाड़ी क्या हो जाएगी, आराम से जो है यहाँ पर सर्कुलर पाथ में टर्न ले लेगी। ओके, तो बैंकिंग ऑफ रोड से क्या हुआ, बैंकिंग ऑफ रोड से क्या हुआ, हमको एक हॉरिजॉन्टल नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया है जिसने काय का काम किया है, सेंट्रीपिटल। तो हमको ये क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। यही तो हमें चाहिए सर्कुलर ट्रैक में। हमारे को सर्कुलर किसी भी व्हीकल को अगर सर्कुलर ट्रैक में मोड़ना है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमको यहाँ किसने काम किया, सेंट्रीपिटल फोर्स का नॉर्मल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, और उसका नाम क्या है, एन साइन थीटा। ओके, ये एक काम। और दूसरा एक और भी इंपॉर्टेंट बात, ये हमको कैसे रोकता है, वियर एंड टीयर से। ये जो हमारी गाड़ी है इसके टायर के टूट फूट से भी हमें रोकता है। अब ये बैंग रोड हमारी व्हीकल के, ये जो बैंग रोड है, ये बैंग रोड हमारी व्हीकल के टायर के वियर एंड टीयर से कैसा रोकता है, अब इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए अब देखिए ये हमारा रोड है और ये एक बैंग रोड है। कैसा है, एक बैंग रोड है। अब हम एक प्लेन रोड को कंसिडर करते हैं और ये हमारा एक प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड है। अगर ये प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड है और हमारी गाड़ी यहाँ से टर्न नहीं ले रही और ऐसा सीधा चले जा रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस टायर पे लगी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इस टायर पे लगी है, इस टायर पे ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगी है हमारी, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी, है ना। यानी कि ये जो इधर के आउटर एज के हमारे जो टायर है, ये जो आउटर एज के हमारे ये जो टायर है, इनके ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रही है। फोर्स ज़्यादा लगने से ये टायर क्या हो जाएगा, हमारे ख़राब हो जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज CPF, इसको मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को F1 बोलता हूँ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को F2। अगर मान लीजिए F1 और F2 यहाँ दोनों एक दूसरे के इक्वल होते तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते और हमारी गाड़ी फट से यहाँ से टर्न ले लेती। क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा थी इसलिए हमारी गाड़ी क्या हुई, स्किड कर गई, बाहर की जानिब स्किड कर गई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन ने सेंट्रीपिटल फोर्स का काम नहीं किया। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन ने सेंट्रीपिटल का फोर्स काम नहीं किया बराबर से, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हुई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पर ज़्यादा लगेगी, ये बाहर के चक्कों पे ज़्यादा लगेगी। बाहर के चक्कों पर अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लगेगी तो ये चक्के घस जाएगी, इनका वियर टियर होगा, जल्दी से ख़राब हो जाएगी। आइए बात समझ। अगर हम चाहते हैं कि हमारे चक्के ख़राब ना हो तब हमको क्या चाहिए, F1 इज इक्वल्स टू F2 दैट इज CPF इज इक्वल्स टू CFF, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर चाहिए। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा तो हमारी गाड़ी यहाँ से आरामी से क्या कर लेगी, सर्कुलर ट्रैक में मोशन कर लेगी। और जब हम बैंक रोड करते हैं तो ऐसा ही तो होता है, हमारी गाड़ी आराम से क्या कर जाती है, यहाँ से सर्कुलर ट्रैक से आराम से क्या कर जाती है, टर्न ले लेती है, आराम से टर्न ले लेती है। यानी कि F1 किसके बराबर है, F2। और ये क्या करेगी, हमारी ये जो टायर ख़राब होते हैं आउटर एज के, वो गाड़ी के टायर को ख़राब होने से हमारा बैंक रोड क्या करेगा, रोकेगा। तो इसके हमने दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे बैंकिंग ऑफ रोड के। एक क्या है कि हमें नोट्स में देख लेते हैं हम लोग, ये हमें क्या करता है, स्किड होने से रोकता है, और ये क्या करता है, वियर एंड टियर को क्या करता है, रिड्यूस करता है। व्हीकल के वियर एंड टियर दैट इज टूट फूट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब आप इसकी फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है, व्हाट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी, या फिर ये क्वेश्चन व्हाई आर कर्व रोड बैंक्ड। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, टू अवॉइड रिस्क ऑफ स्किडिंग, फिसलने से हमें रोकता है बैंक कर्व रोड, और ये हमें हमारे गाड़ी के वियर एंड टियर, टायर के वियर एंड टियर दैट इज टूट फूट से हमको क्या करता है, बचाता है। अच्छा, अब इसके बाद ये हमारे टेक्स्ट बुक से एक क्वेश्चन है, डू वी नीड अ बैंक रोड फॉर अ 2 व्हीलर। ये बात होगी कार की, क्या हमें बैंक रोड 2 व्हीलर के लिए भी चाहिए
तो इसका जवाब है कि अगर यहाँ पर टू व्हीलर है हमारी, तो टू व्हीलर को सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगती है क्या? टू व्हीलर को सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। इसको चक्के नहीं होती है कि टू व्हीलर को? अगर चक्के होते हैं तो चक्के खराब हो सकते हैं हमारे इधर की जानिब, अगर उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा तो उस पर वियर एंड टियर भी हो सकता है और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगती है। तो ऑफकोर्स हमको चाहे टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे ट्रेन क्यों ना हो, ये जो ट्रेन का ट्रैक होता है उसमें भी हमको बैंक रोड लगता है। ठीक है, सो डू वी नीड बैंक रोड फॉर टू व्हीलर? तो यस, वी नीड बैंक फॉर क्यों? क्योंकि ये हमको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और सेकेंडरी ये वियर एंड टियर जो है टायर के, इससे भी हमको रुकाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो पढ़ाया है वो भी डिटेल से लिखा है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी वजह से हम क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड पर आसानी से टर्न ले लेते हैं, इसलिए बैंकिंग ऑफ रोड ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारे क्या, दिस इज़ ऑल अबाउट द बैंकिंग ऑफ रोड। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन ए कर्व्ड बैंक रोड इग्नोरिंग फ्रिक्शन। अब हम क्या कंसिडर, अब हम काय की स्टडी करेंगे हम लोग। अभी यहाँ पर देखिए हमने फ्रिक्शन को भी कंसिडर किया था, अब हम फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे, फ्रिक्शनल को इग्नोर करेंगे और हम देखेंगे फ्रिक्शनल को इग्नोर करने के बाद हमारी गाड़ी यहाँ पर कितनी वेलोसिटी से टर्न ले सकती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो इसको मिल रहा है एन साइन थीटा का, है ना। तो कितनी वेलोसिटी से, कितनी सेफ वेलोसिटी से हमारी गाड़ी टर्न ले सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये कंपोनेंट्स वगैरह। चलिए अब इसको लिखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर साइन एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को बैलेंस कर रहा है ना। तो लिख लेते हैं हम लोग एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। एन साइन थीटा काय का काम कर रहा है, एन साइन थीटा काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर का काम। इसको दे देते हम लोग इक्वेशन 1 और इसको दे देते इक्वेशन 2, है ना। और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हम लोग। ठीक, ये होगी हमारी इक्वेशन 2 और ये होगी इक्वेशन 1, इसको डिवाइड किया तो n से n कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा, ये m से m कैंसल, तो नीचे क्या, इधर क्या बचा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये वेलोसिटी चाहिए हमको, ये वेलोसिटी। सो v इज इक्वल्स टू, या वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर जी टेन थीटा। तो v किसके बराबर हुआ, तो v बराबर हुआ अंडर रूट आर जी टेन थीटा के। ठीक है, तो कम से कम अगर हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी बैंक्ड रोड है, हमारी गाड़ी क्या है, बैंक्ड है, और उसमें हमने अभी फ्रिक्शन को इग्नोर किया है, तो इतनी वेलोसिटी लगेगी हमको, इतनी वेलोसिटी लगेगी हमको, दैट इज़ अंडर रूट आर जी टेन थीटा के बराबर हमको वेलोसिटी लगेगी हमारी गाड़ी को सेफली टर्न करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मसला क्या है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है, और वो मसला ये है कि यहाँ पर आर, दैट इज़ इस पर्टिकुलर रोड के लिए आर क्या है, कांस्टेंट है, जी क्या है, कांस्टेंट है, और बैंकिंग एंगल यहाँ जो थीटा है ये भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पर आंसर आता है हमारा ये आर जी टेन थीटा का 30 m/s, तो इसका मतलब क्या हुआ मालूम, अगर सिर्फ आप फ्रिक्शन को इग्नोर करते हो और रोड को बैंक करके यहाँ से हम लोग गाड़ी को टर्न लेते हैं, सर्कुलर ट्रैक पर हम लोग यहाँ से गाड़ी को टर्न लेते हैं, तो हमको यहाँ से टर्न लेने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी लगेगी, या कांस्टेंट क्या लगेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी लगेगी। लेट से हम लोगों ने यहाँ पर 30 का कंसिडर किया है, 30 की वेलोसिटी से हमारी यहाँ से गाड़ी टर्न होगी, ये बैंक रोड है और यहाँ से हमारी गाड़ी कितने में टर्न होनी चाहिए, 30 में। अगर आपने 31 की वेलोसिटी किया तो भी आपकी गाड़ी फिसल जाएगी, स्किड कर जाएगी। अगर आपने 32 की किया, अगर आपने 32 की किया तो भी आपकी गाड़ी क्या होगी, स्किड कर जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से आपको इस ट्रैक पर मूव होना पड़ेगा, समझे। तो इसलिए ना ही ये अपर लिमिट है ना ही ये लोअर लिमिट है, ये कैसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, सेफ वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है,
क्यों ऐसा आया? क्योंकि हमने फ्रिक्शन को क्या किया है? इग्नोर किया है। फ्रिक्शनल को अगर हम लोग इग्नोर करते हैं तो अब हमको एक सर्कुलर बैंक रोड पर हमको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना होगा, और उससे ना कम वेलोसिटी हमको चलती और ना उससे हमको ज़्यादा वेलोसिटी चलती है। और ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मान लीजिए यहाँ पर एक गड्ढा आ गया, आपने आपकी गाड़ी 30 से आ रही थी, आपको मालूम है यहाँ से टर्न कितने में होती गाड़ी? 30 से, और गड्ढा आने की वजह से आपने आपकी गाड़ी को कर दिया 25। अब वो यहाँ से टर्न ले ही नहीं पाएगी, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको मालूम है यहाँ से 30 की वेलोसिटी से ही जा सकते, आपने सोचा 35 बढ़ा देते, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाना पड़ेगा। इसलिए कोई अपर लिमिट या लोअर लिमिट नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी ये हमको नहीं चलती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता पॉसिबल प्रैक्टिकली। ठीक है, फिर अब हम इसमें फ्रिक्शन घुमाते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन घुसाते हैं, फिर देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है हमारा अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन कर्व बैंक रोड इग्नोरिंग फ्रिक्शन। अभी हम लोगों ने फ्रिक्शन को इग्नोर किया, तो एन साइन थीटा का काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, और हम लोगों ने प्रूफ किया कि वी स्क्वायर किसके बराबर होता है? आर जी टेन थीटा, दैट इज वी एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। और हमने लिखा है यहाँ पर देखिए आर जी और टेन थीटा कांस्टेंट है, which means we need a constant velocity to pass through bank road, which is not possible practically in regular life। ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना भूल गया है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, टेन इधर चल जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर। ये जो थीटा है ये हमारा कहलाता है एंगल ऑफ बैंकिंग। ये थीटा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा वो है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है और इट नीड लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन टू। ठीक, तो अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जब तक के लिए गुड बाय। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल हो गया हमारे टेक्स्ट बुक में तो चलिए इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, जो अभी हमने पढ़े उसके बेस पर ये न्यूमेरिकल है। अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, वह बोलता है 600 मीटर, जिसकी एवरेज स्पीड होनी चाहिए कितनी? 180 किलोमीटर पर और। तो थीटा कितना ये पूछ रहा है। ये कहाँ गया हमारा? ये इसके बेसिस पर है, ये थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, तो सबसे पहले ये मीटर है, ये तो सही 1 किलोमीटर पर आवर है, तो देखिए 180 किलोमीटर पर आवर है। मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर होता तो 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर, और डिवाइडेड बाय ये हो गया 60 मिनट, और ये हो गया सेकंड, 1 घंटे में इतने सेकंड, तो ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 3600, इससे ये कैंसिल, ये हो गया 5 और ये हो गया 18। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर से हमको मीटर पर सेकंड अगर करना है तो 5 बजे 18 से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, बात ध्यान में रखना आगे के लिए। सो ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाय 5/80, और यूनिट क्या होगा अब इसका? मीटर पर सेकंड। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना? ये 18 से 18 कैंसिल, और 5 दाएँ 50, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। ओके, तो थीटा इज इक्वल्स टू होता है 10 इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स वी स्क्वायर बोले तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट इज़ 50 मल्टी 5 25, और ये 000, और आर की वैल्यू कितनी है और जी की वैल्यू हम लोग 10 कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हो गया कैंसल। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या मिला? ये 10 को ऊपर लेके चले जाते हैं तो हमारा हो गया 10 इनवर्स 2.5 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, लॉग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2.5, तो ये हो गया 6 4 1 बचेगा, है ना?
तो ये होगा 10 इनवर्स 0.4166। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22 मिनट और तकरीबन ये हो जाएगा 37 सेकंड। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और अब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। देखिए बहुत आसान है। ये आर की वैल्यू है 100 मीटर और स्पीड है v इज इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर है। तो हम इसे 5/18 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड, और थीटा मालूम करना है। तो आप थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, v की वैल्यू डालना यहाँ पर थोड़ा सा, और यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन लगेगा, है ना। और ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15 m/s। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू डालना और सॉल्व कर लेना। अब मैं बता देता हूँ आपको। 15 मल्टीप्लाई 15 v आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 100, और ये तो ये हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, है ना। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और ये 1000 ऊपर हो जाएगा तो आ जाएगा 0.225। तो कितना हो जाएगा, देखिए इक्वल लिख लिया हम लोगों ने, हो जाएगा 10 इनवर्स 0.225। लॉग से इसका आंसर निकाल लेना। तो ये 12 मिनट 41 सेकंड के आसपास अराउंड इतना आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ ए रेलवे ट्रैक ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू है 1600 m। यहाँ की जो ऑप्टिमम वेलोसिटी है, मतलब वो जो सर्कुलर ट्रैक से ये जो है यहाँ से जो टर्न ले रहा है उस वक्त उसकी वेलोसिटी है 20 m/s ही है, तो हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। इवोल्यूशन ऑफ आउटर रेल अबाउ द इनर रेल। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फाइंड द एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल अबाउ द इनर रेल। अब आप इसे समझिए थोड़ा सा यहाँ पर हमको लगेगा ये है हमारा सर्कुलर, यहाँ पर किया हुआ बैंकिंग, ये रेलवे ट्रैक है, और यहाँ पर किया हुआ हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पर किया हुआ बैंकिंग, ये हो गया थीटा। इसकी यहाँ से लेकर इतनी ये है हाइट h, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ है l, और अगर ये थीटा बहुत छोटा है तो ये l इसके बराबर एडजेसेंट। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये क्या पूछ रहा है मालूम, ये दोनों के बीच में का, इसका और इसका अगर डिस्टेंस है बोलता 1.8 मीटर, तो ये h कितना होगा, h फाइंड आउट करो बोलता। ठीक है, ओके। और तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट करना है। l दिया हुआ है, l कितना है 20 नहीं, l कितना दिया है 1.8 मीटर। और ये फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग, हमको क्या फाइंड आउट करना है, थीटा भी फाइंड आउट करना है। तो चलो बढ़ते हैं, अब हम लोग फाइंड करते हैं। तो हमको तो मालूम है थीटा किस तरह फाइंड करते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू होता है 10 इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो थीटा इज इक्वल्स 10 इनवर्स v स्क्वायर, v की वैल्यू है 20, तो v स्क्वायर हुआ कितना, ठीक है, डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 1600 और g 19.8। चलो सॉल्व करते हैं अब हम लोग इसे। तो थीटा हुआ कितना 10 इनवर्स 1 अपॉन ये देखिए 4 4 ज़ा 16, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, और ये 39.1 के बाद है। इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं हम लोग। तो थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 10 इनवर्स रेसिप्रोकल इसका, तो मेरा जो इसका रेसिप्रोकल आया वो 0.02551, ये इसका रेसिप्रोकल आ गया।
ठीक है, ओके। अब इसका टेन इनवर्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो टेन इनवर्स 0.0225, इसका अगर हम 10 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आए 1 डिग्री 28 मिनट। तो ये हो गया थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी अब हमारी? थीटा की भी वैल्यू होगी 1 डिग्री 28 सेकंड। ठीक है, ओके। अब हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा उसने? एच फाइंड आउट करने के लिए कहा। तो यहाँ से पहले एच निकाल लेते हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पर ये है एच, ये है एल, थीटा की वैल्यू हमारे पास। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है? ये थीटा के सामने अपोजिट है एच, हाइपोटेन्यूज क्या है? एल। ठीक है, तो एच किसके बराबर हुआ? हाइट हमको कैलकुलेट करना है तो वो किसके बराबर हुआ? साइन थीटा के बराबर। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है इसमें, देखिए ये जो थीटा है ये बहुत छोटा है, 1 डिग्री बहुत छोटा है ना। ये इतना छोटा है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर बहुत छोटी हो तो ये टेन थीटा के बराबर होती। तो एच इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल टाइन थीटा। समझ में आ गया आपको? इसकी वैल्यू साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो तो वो उसकी वैल्यू टेन थीटा के बराबर होती है। ठीक है, तो चलो अब ये फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। तो एच इज इक्वल्स टू एल टेन थीटा। तो एच इज इक्वल्स टू एल, ये हो गया 10, थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 मिनट 28 सेकंड। अभी हमने इसका निकाला है तो ये आएगा 0। तो एच इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू कितनी है? 1.8। एल की वैल्यू है 1.8 मल्टीप्लाइड बाय, अभी हमने इसका निकाला है 0.02551। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखते हैं कितना आंसर आएगा इसका। आप चाहे तो लॉग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 0.0459 मीटर। हाँ, उससे हम लोग ऐसे चले। हम चाहे तो इसे ये 1 और ये 2, 4.5 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर। तो ये भी एक न्यूमेरिकल है, 2 या 3 मार्क के लिए आ सकता है ये न्यूमेरिकल। आप देख लीजिए इसे एक बार। और भी न्यूमेरिकल है जो मैंने नोट्स में रखा है, आप उसे देखिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हमने यहाँ पर अभी 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। ठीक है, बहुत सारे बचे हुए न्यूमेरिकल हम लोग यूनिट के आखिरी में भी लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय।